इसके बाद है इसमें संविधान के विकासवादी स्रोत। अब ये जो विकासवादी शब्द है, अब इसी पर ही विचारकों में मतभेद है। वो ये कहते हैं कि स्रोत तो वो होते हैं जो जन्म के समय के होते हैं। संविधान जो 26 जनवरी 1950 तक जो लागू हो गया, उसके बाद यदि इसमें कुछ शामिल हुआ है तो वो इसका सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। स्रोत वो है जो 26 जनवरी 1950 भी नहीं, 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान को स्वीकृत कर लिया गया था, उससे पहले तक के जो स्रोत थे वो जन्म संबंधी स्रोत हैं। और स्रोत ही केवल वही हैं। विकासवादी स्रोत अपने आप में एक गलत अवधारणा है। लेकिन दूसरे विचारक ये भी कहते हैं, जो विकासवादी स्रोत के पक्षधर हैं, वो ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, वो आज जो का त्यों तो नहीं है ना, उसमें परिवर्तन आए हैं। और जो परिवर्तन आए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से आए हैं, चाहे परंपराओं के कारण आए हैं, चाहे संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से आए हैं, चाहे संसद के कानूनों के माध्यम से आए हैं, या न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से आए हैं, तो उन्होंने संविधान में कुछ न कुछ जोड़ा है, कुछ न कुछ उसके स्वरूप पर अपना प्रभाव डाला है। तो आज वो संविधान का हिस्सा हैं और उनके माध्यम से संविधान का विकास हुआ है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा समझने लायक है वो ये कि जो संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। अब 26 जनवरी 1950 को एक पुस्तक के रूप में संविधान हमारे सामने आ गया, लेकिन जो संविधान बदले हुए समय की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलता नहीं है, खुद को ढालता नहीं है, तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वो मृत हो जाता है। क्योंकि जब उपयोगिता नहीं रहेगी, कोई उसको पढ़ना नहीं चाहेगा, सुनना नहीं चाहेगा, तो संविधान में बदले हुए समय के अनुरूप परिवर्तन आने जरूरी है। तो इसलिए विचारक कहते हैं कि जो विकासवादी स्रोत हैं उनका अपना एक महत्व है। जिन्होंने संविधान को समय के अनुरूप ढाला है, उसमें विकास किया है, उसको प्रासंगिक बनाया है, उसको लोगों की जरूरतों, आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप परिवर्तित करके उपयोगी बनाया है। तो इसलिए विकासवादी स्रोत का अपना एक महत्व है। तो ये जो विकासवादी स्रोत हैं ये क्या हैं? फर्स्ट आ जाएगा इसमें संवैधानिक संशोधन। जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1951 में ही उसमें पहला संशोधन भी हो गया। और अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 103 संशोधन हो चुके हैं। और ये सभी संशोधन संविधान का हिस्सा है। यदि हम संविधान को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें इन संशोधनों का भी अध्ययन करना पड़ता है। और इसमें कुछ संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे 7वां संवैधानिक संशोधन, जिसके आधार पर जो राज्य हैं उनकी संख्या जो है 14 राज्य, 6 संघीय जो क्षेत्र हैं वो इसमें माने गए। क्योंकि उससे पहले तो क्या था, ABCD 4 प्रकार के जो राज्य थे वही थे। ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर ये 7वां संवैधानिक संशोधन करके 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। तो ये जितने भी राज्य बाद में बने हैं वो भी सारे संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से ही बने हैं। इसी तरह से 42वां संवैधानिक संशोधन, 44वां संवैधानिक संशोधन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 42वां संवैधानिक संशोधन सबसे लंबा संवैधानिक संशोधन है। इसमें लगभग 52 प्रकार के परिवर्तन संविधान में किए गए थे एक ही संशोधन में। और इसी तरह से 61वां संवैधानिक संशोधन, इसके माध्यम से क्या किया गया था, क्या परिवर्तन आया था कि जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इन संशोधनों के अध्ययन के बिना हम संविधान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। सेकंड है इसमें संसद के कानून।
और संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी, कुछ अनुच्छेद ऐसे रखे गए जिनकी कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की गई, वो संसद पर छोड़ दिए गए कि संसद जो है कानून के माध्यम से उनकी विस्तृत व्याख्या करेगी। जैसे अनुच्छेद 11 में वो नागरिकता से संबंधित है कि नागरिकता किसे देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। नागरिकता संबंधी जो नियम हैं, उससे जुड़ी हुई जो शर्तें हैं, उससे संबंधित है कि संसद इससे संबंधित अलग से कानून बनाएगी। इसी तरह से ही अनुच्छेद 124 जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की बात है। तो काफ़ी सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनकी कोई विस्तृत व्याख्या संविधान में नहीं की गई और वो संसद के कानूनों द्वारा ही उनकी व्याख्या की गई। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, बेशक से संसद के कानूनों द्वारा विस्तृत व्याख्या की गई, लेकिन वो संविधान के संदर्भ में की गई हैं, इसलिए ये भी संविधान का हिस्सा है। थर्ड इसमें आ जाएगा न्यायपालिका के निर्णय। अब न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय करना है, कानून बनाना विधानपालिका का काम है, कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का काम है और न्याय करना न्यायपालिका का काम है। लेकिन कई बार न्यायपालिका के सामने ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जिसके बारे में संविधान मौन है। ऐसा कुछ उस मुकदमे से संबंधित, उस विवाद से संबंधित संविधान में कहीं कुछ वर्णन ही नहीं है। तो क्या न्यायपालिका पहले ये इंतजार करे कि संसद अब कानून बनाए फिर जाकर इस विवाद का निपटारा हो? नहीं हो सकता ना ऐसा, ये तो फिर वो उल्टी गंगा बहने वाली बात होगी। तो इसमें न्यायपालिका संविधान का जो भी मौजूदा स्वरूप उस समय होता है उसको और अपने विवेक के आधार पर निर्णय देती है। तो भविष्य में, क्योंकि पहले से उससे संबंधित कोई कानून नहीं है, तो भविष्य के लिए फिर वो न्यायपालिका का जो निर्णय है वो कानून का काम करता है। जैसे 1973 में केशवानंद भारती का जो मुकदमा आया, मठाधीश थे ये किसी मठ के, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये निर्णय दिया कि जो संसद है संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का मौलिक ढांचा बिगड़े, ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती। इसी तरह से ही 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक निर्णय दिया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। उसके लिए फिर चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां हों, मान लो किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति के चुनाव नहीं रोके जाएंगे। और इसी तरह से ही अक्टूबर 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय जब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति सैद्धांत रूप में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश इनकी सलाह से की जाती है। तो इसमें इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो यदि कार्यपालिका का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये जो 5 का एक पैनल हो गया, इनके निर्णय से अलग है तो कार्यपालिका का निर्णय मान्य नहीं होगा, न्यायाधीशों का निर्णय मान्य होगा। कॉलेजियम इसको कहा जाता है, इनका निर्णय माना जाएगा। तो न्यायपालिका ने ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं जिन पर जिससे कि संविधान का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है इसमें परंपराएं। परंपरा का अर्थ क्या होता है? सामान्य उसमें आप इसको रीति रिवाज बोलते हो, सामान्य बोलचाल की भाषा में। रीति रिवाज आपके सामाजिक जीवन से भी संबंधित हैं, है ना? लेकिन ये रीति रिवाज, ये परंपराएं राजनीतिक जीवन में भी होती है, जिससे संबंधित कोई कानून तो नहीं होता, लेकिन वो इतनी प्रभावी हो जाती है, इतनी आदत पड़ जाती है सबको उन शब्दों के प्रयोग की कि वो कानून के समान ही अपना प्रभाव रखने लगती हैं, बेशक से उनके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती। तो ऐसे में
हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें भी कुछ एक राजनीतिक परंपराएं शामिल हो चुकी हैं। जैसे अनुच्छेद 74 में, संविधान का अनुच्छेद जो 74 है, उसमें एक शब्द है मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और वास्तव में व्यावहारिक रूप से मंत्रिपरिषद नहीं बल्कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है। मंत्रिपरिषद में तो हर तरह के मंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये जितने भी प्रमुख विभाग हैं, विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, ये सभी, MHRD का जैसे अब उसको शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है, मानव संसाधन जो मंत्रालय था उसको शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है ना। तो ये जितने भी मंत्रालय हैं ये लगभग 14 के लगभग इनकी संख्या रहती है। ये मंत्रिमंडल है, शक्तिशाली मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं होती। तो हमारे देश में बोलचाल की भाषा में हमेशा मंत्रिमंडल ही प्रयुक्त होता है, मंत्रिपरिषद शब्द प्रयुक्त ही नहीं होता। मंत्रिमंडल जब कहा जाता है तो उसका अर्थ पूरा मंत्रिपरिषद मान लिया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। इसी तरह से ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे परंपराएं कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, इसी तरह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, या राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है। इससे संबंधित भी अनेक तरह की जो परंपराएं हैं वो हमारे देश के जो राजनीतिक जीवन है उसका हिस्सा बन चुकी हैं और उसको अपनाया जाता है। जैसे अब राज्यपाल के पद की अवधि है, संविधान में इसके लिए कहा गया है कि वैसे जो अवधि दी जाती है 5 वर्ष या 4 वर्ष इस तरीके से दी जाती है ना, राज्यपाल की अवधि के लिए संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, माने जब तक राष्ट्रपति उसके कार्य से खुश रहेगा, खुश माने संतुष्ट रहेगा, तब तक वो राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। लेकिन व्यवहार में जो राज्यपाल है वो 5 वर्ष की अवधि पूरी करते हैं। 5 वर्ष से पहले यदि किसी को हटाया जाता है तो काफ़ी विवाद हो जाता है, एक राजनीतिक मुद्दा बनके वो उछाला जाता है उसको विपक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार। संविधान के विशेषज्ञ, जो संविधान है कानूनों का संग्रह है और कानूनों की भाषा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है। जैसे डॉक्टर की जो लिखाई है वो केमिस्ट पढ़ सकता है या कोई दूसरा डॉक्टर पढ़ सकता है। संविधान जो कि कानूनों का संग्रह है, इसको या तो जज समझ सकते हैं या वकील समझ सकते हैं, आम जनता के बस की बात नहीं होती। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे विचारक, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संविधान का विश्लेषण किया है, उसको सरल किया है, उस पर पुस्तकें लिखी हैं, संविधान के हर अनुच्छेद की व्याख्या लिखी है सरल रूप में, उस कानून को सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। तो ये जो संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार हैं, अब हैं ये किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। लेकिन कई बार न्यायाधीश भी, अब न्यायाधीश भी तो व्यक्ति हैं, हर एक के विवेक की भी एक सीमा है। अब ऐसे ऐसे मुकदमे आते हैं कई बार जिनका कोई पहले से आधार नहीं होता, तो न्यायाधीश भी उस पर जब चिंतन मनन करते हैं, खुद का विवेक तो प्रयोग करते ही हैं, उस वक्त उस मुकदमे के संदर्भ में वो इन संवैधानिक विशेषज्ञों की जो पुस्तकें हैं उस पर्टिकुलर अनुच्छेद के संबंध में जिससे संबंधित कोई विवाद आया है, तो इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं कि इन विचारकों ने, इन संविधान विशेषज्ञों ने उस अनुच्छेद की व्याख्या किस प्रकार से की है, इन्होंने किस तरीके से उसका अर्थ बताया है। इसमें आपको सिर्फ इनके नाम ही लिखने हैं पुस्तकों के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया V.N. शुक्ला, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया M.V. पायली, सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में इसको लिखोगे कि जो भारत का संविधान है,
जो 26 जनवरी 1950 से पहले की उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जिन अन्य व्यवस्थाओं का सहारा लिया गया वो जन्म संबंधी स्रोत हैं, और 26 जनवरी 1950 के बाद उसमें जो परिवर्तन आए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए हैं, वो सभी उसके विकासवादी स्रोत हैं। और एक संविधान को समग्र रूप में समझने के लिए हमें जन्म संबंधी और विकासवादी दोनों तरह के स्रोतों का अध्ययन करना अनिवार्य है। क्लियर है यहाँ तक?